Hello everyone. Today we are going to talk about a comprehensive session on IELTS. आज हम बात करेंगे कि IELTS क्या है और अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो क्या हम IELTS को विद इन लिमिटेड टाइम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास टॉप 7 लैंग्वेज सेंटर में आपके लिए डिफरेंट प्लान्स हैं, लाइक फास्ट ट्रैक्स है जिसमें आप 2 वीक्स में और 1 वीक में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बट इसके अलावा एक हमारे पास और बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास द टाइम इज रनिंग शॉर्ट और वो बहुत क्लोज मार्जिन के साथ हैं। इफ़ दे हैव अप्लाइड, अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी डेडलाइंस है या इसके अलावा उन्होंने कहीं वर्क के लिए अप्लाई किया है एंड दे आर लुकिंग फॉर देयर आइल्स रिजल्ट वेरी सून, उनके लिए ये वीडियो बहुत इफेक्टिव होने जा रही है। बिकॉज आज हम बात करेंगे कि कैसे आप 1 घंटे में आइल्स कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप ये माइंड में रखिए कि IELTS इज कंसिस्टिंग ऑफ 9 बैंड्स। देयर आर 4 मॉड्यूल और ईच मॉड्यूल्स इज हैविंग 9 बैंड्स। ठीक है, लिसनिंग के 9, रीडिंग के 9, स्पीकिंग के 9 और राइटिंग के 9। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करें, याद रखिए कि आप 2 मॉड्यूल्स को लेके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और जो मॉड्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, उन मॉड्यूल्स को अगर आप लेके चलें तो देन यू विल फाइंड इट कंफर्टेबल और आप इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीकिंग और राइटिंग की। स्पीकिंग और राइटिंग इज़ द मॉड्यूल इन विच आप जो अपनी स्पीकिंग है और आपकी जो राइटिंग है, इन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरलिंक्ड है और इसी हवाले से वट एवर कम्स टू योर माइंड, आपके माइंड में जो कुछ होता है उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड्स की फॉर्म में इन राइटिंग मॉड्यूल। सो दीज 2 मॉड्यूल्स आर कॉल्ड द प्रोडक्टिव मॉड्यूल और ये दोनों आपस में बहुत क्लोज इंटरलिंक्ड हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपने स्पीकिंग की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है। आप अपने स्पीकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए पार्ट 1 से। देयर आर 3 पार्ट्स एंड देयर आर 11 to 14 मिनट्स। उसमें आप पार्ट 1 में जनरल टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, उसकी प्रिपरेशन करें मोस्टली बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिंपल टेंस और सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पास्ट टेंस। आप अपनी डेली रूटीन, जो आप डेली काम करते हैं, फॉर एग्जांपल यू गो टू ऑफिस और फॉर एग्जांपल इफ़ यू डू एनी वर्क ऑन रेगुलर बेसिस, तो आप इस काम को जो आप डेली बेसिस पे करते हैं उसको आप प्रेजेंट टेंस के अंदर अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो काम आज किया है, शाम में अगर आप सोने से पहले उस रूटीन को एक्सप्लेन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पास्ट रूटीन। तो आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस पे बेस करते हैं। इस तरह से आप अपनी डेली जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपसे जनरल टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, लाइक योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, योर हॉबीज, योर लेजर टाइम, योर फ्री टाइम एक्टिविटीज, योर लेजर एक्टिविटीज एंड योर ईटिंग हैबिट, योर रीडिंग हैबिट, योर लिसनिंग हैबिट, रेस्टोरेंट्स, पार्टीज, ट्रैवलिंग हैबिट, होम टाउन और सो मैनी अदर क्वेश्चंस जो आपके रिलेटेड होते हैं, तो आप उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करके और स्टार्ट से मैंने जैसे कि पहले प्रीवियसली वीडियो में आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव इसके अंदर सेशन में बताया था कि आपने कैसे अपने फर्स्ट पार्ट की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में आप वहाँ से उसको जाके फाइंड आउट कीजिए। आपको मैंने वहाँ पे पैटर्न शेयर किया कि किस पैटर्न के साथ आप अपने फर्स्ट पार्ट की क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऐप है, अगर आप इसको चाहें तो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज IELTS स्पीकिंग प्रो, दैट इज वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल। इस ऐप के थ्रू आप अपने सेकंड पार्ट जो कि क्यू कार्ड है स्पीकिंग का, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज देयर इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑप्शन। सो आप अगर कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, आप उस ऑप्शंस पे जाइए, उस ऐप के ऊपर जाइए और वहाँ पे जाके आप अपने इस टॉपिक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन मैनेज योर टाइम, यू कैन ऑल्सो चेक योर टाइम कि वेदर आप टाइम के अकॉर्डिंगली इस पार्ट में, जिसके पार्ट 2 के अंदर आपको क्यू कार्ड में एक टॉपिक के ऊपर 1 to 2 मिनट्स के लिए स्पीकिंग करनी होती है। अब इस पार्ट को हैंडल करने के लिए रिमेंबर, इसमें हमारे पास देयर आर अराउंड 1 to 2 मिनट्स में आपने स्पीकिंग करनी होती है। अब इस 1 to 2 मिनट्स में जो मोस्टली टॉपिक्स हैं वो पास्ट बेस्ड होते हैं और कुछ टॉपिक्स आपके प्रेजेंट बेस्ड भी होते हैं। अब अगर आप पार्ट 2 को हैंडल करना चाहते हैं तो इसमें
आपके लिए जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है दैट इज़ कॉल्ड द प्लस स्ट्रैटेजी। और ये मैंने पहले भी एक वीडियो में इसका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन बनाया था कि आपने नोट्स मेकिंग कैसे करनी। इस पार्ट को हैंडल करने के लिए द ओनली की इज़ नोट्स मेकिंग। सो आप नोट्स मेकिंग कैसे करें कि आप जो एग्जामिनर ने आपको एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर देना है वो पेपर लेके आप उसके ऊपर उसको डिवाइड करें 4 पोर्शंस में, ठीक है। और 4 पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद, क्योंकि मैंने इसको क्यों 4 पोर्शंस में डिवाइड करवाया, बिकॉज देयर आर 4 कनेक्टेड क्वेश्चंस विद द टॉपिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे कोई टॉपिक पूछा कि डिस्क्राइब वन ऑफ योर फ्रेंड। अब उसके नीचे जहाँ पे लिखा हुआ था कि हाउ यू मेट, एक क्वेश्चन था। दूसरा लिखा हुआ था वेयर यू मेट। फिर लिखा हुआ था फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू डू टुगेदर। और फिर लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था कि व्हाट व्हाई यू लाइक दिस पर्सन। अब ये 4 क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली दीज आर नॉट क्वेश्चन, दीज आर कॉल्ड द 4 एरियाज। दीज एरियाज आर कनेक्टेड टू द टॉपिक, मेन टॉपिक जो आपको वहाँ पे दिया जाता है। तो आप क्या करें कि उस पेज के ऊपर उसको डिवाइड करें 4 पोर्शंस में, और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2 to 3 पॉइंट्स जो कि सिंगल वर्ड्स और 2 वर्ड्स पे मैक्सिमम बेस्ड करें, वो पॉइंट्स आप उसके ऊपर बना लीजिए, ठीक है। और इस तरह से आपकी ये नोट्स मेकिंग जो है स्ट्रैटेजी वो यूज़फुल होगी। जब आप इसके नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी बना लीजिए, जब आप इसको नोट्स मेकिंग कंप्लीट कर लें तो फिर आप उस पेज को सामने रखिए और उसके बाद आप अपनी स्पीकिंग स्टार्ट कीजिए उसी ऐप पे जाके जहाँ पे रिकॉर्डिंग के ऑप्शन है। फिर आप रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और अपना स्पीकिंग जो है उन नोट्स की मदद से, बिकॉज द नोट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपने वहाँ पे एग्जामिनर ने आपको टॉपिक दिया है रिटन फॉर्म में वो भी आपके सामने होगा। सो यू कैन पुट दीज 2 थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू और आप अपनी स्पीकिंग स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह से आप इस पार्ट को हैंडल कर सकते हैं। यू कैन इजीली इमेजिन कि आप जो पॉइंट्स आपने वहाँ पे पॉइंट्स मेकिंग की है, उन पॉइंट्स की बेस पे आप कितने मिनट्स के लिए इस टॉपिक के ऊपर स्पीकिंग कर सकते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट्स है 1 to 2 मिनट्स। सो एटलीस्ट 1.5 मिनट्स के लिए आपने उसके ऊपर ज़रूर स्पीकिंग करनी है। सो आफ्टर दैट आपका थर्ड पार्ट होता है। थर्ड पार्ट में अगेन 4 to 5 मिनट्स हैं, बट इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो आपके पार्ट 2 के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब आपने जब उस पार्ट के ऊपर स्पीकिंग कर लेनी है तो नाउ आपके पास जितनी भी आइल्स की हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं कैम्ब्रिज की, जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, जो कैम्ब्रिज ने जो पब्लिश की हुई हैं बुक्स, अगर आप वो बुक्स ले लीजिए उसमें आपकी स्पीकिंग का पूरा पैटर्न मौजूद होता है। आप वहाँ से अपने थर्ड पार्ट के ऊपर जाके और जो क्वेश्चंस वहाँ पे मेंशन है उन क्वेश्चंस का आंसर जो कि आपके पार्ट 2 के साथ लिंक्ड होता है, आप उसको इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर स्पीकिंग मॉड्यूल। याद रखिए, द मोर यू स्पीक द मोर यू फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। और इसके लिए स्पीकिंग को इम्प्रूव करने का एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करें। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि सर लिसनिंग का स्पीकिंग के साथ क्या लिंक है, तो देयर इज़ अ वेरी ह्यूज लिंक ऑफ लिसनिंग विद योर स्पीकिंग। द मोर यू लिसन the more you understand, and when you understand something so you can easily speak on that topic। अगर वो एग्जामिनर की तरफ से होता है या किसी भी सिचुएशन के अंदर है तो you can easily handle that situation। Speaking I always say कि it's a bonus module, और इस बोनस मॉड्यूल में आप अगर थोड़ी सी अपनी एफर्ट पुट करें तो यू कैन हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट वेरी गुड स्कोर। ओके, स्पीकिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड राइटिंग मॉड्यूल। अब राइटिंग मॉड्यूल में आपके पास 2 टास्क होते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन राइटिंग, और अगर आप एकेडमिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू नीड टू गो फॉर आइल्स एकेडमिक। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन के लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, देन यू शुड गो फॉर आइल्स जर्नल। ओके, नाउ इन 60 मिनट्स जो कि राइटिंग का टाइम है, देयर आर 2 टास्क। एक टास्क 1 है, एक टास्क 2 है। टास्क 1 में आपके पास 20 मिनट्स हैं और टास्क 2 में आपके पास 40 मिनट्स। अब हम बात करते हैं 1 by 1 इन टास्क की, ये टास्क की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बट उससे पहले आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द असेसमेंट क्राइटेरिया इन राइटिंग। आपकी राइटिंग में किस चीज़ों के ऊपर आपकी असेसमेंट होती है। देयर आर 4 to 5 पैरामीटर्स, जिसमें आप की कोहेरेंस, जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल द लेआउट, ठीक है, आपका जो ऐसे का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके अलावा कोहेजन, जिसमें आप कोहेसिव डिवाइसेस, जिसमें लेक्सिकल डिवाइसेस, और जिसमें आप कनेक्टिंग वर्ड्स
और इस तरह की डिवाइसेस यूज़ करते हैं ताकि आपके फ्लेवर्स ऐड हों आपके राइटिंग के अंदर, और फिर आपकी ग्रामेटिकल रेंज ऑफ कोर्स, उसमें आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और उसमें आपके टेंसेस, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो है वो शामिल होंगी। फिर इसके अलावा आपकी वोकेबलरी होती है, जो आप वोकेबलरी इसके अंदर यूज़ करते हैं। एक अच्छी वोकेबलरी अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो यू विल डेफिनेटली हैव अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं और यू कैन गेट वेरी गुड स्कोर। फिर इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास पैरामीटर है कि आपका टास्क रिस्पांस क्या है। फॉर एग्जांपल, आपसे उन्होंने ए के बारे में पूछा, क्या आपने ए को ही टारगेट करके अपने सारे आर्गुमेंट्स को बिल्डअप किया? उन्होंने ए के बारे में पूछा और आप बी के बारे में बताते रहे। सो बी केयरफुल कि ये कुछ हमारे पास असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे आपकी असेसमेंट होती है। अब नंबर 1 तो आपका टास्क 1 है फॉर एकेडमिक, ठीक है, दोज हु आर लुकिंग फॉर स्टडी पर्पस, फॉर स्टडी वीज़ा, उनके लिए टास्क 1 में रिपोर्ट राइटिंग है। और रिपोर्ट राइटिंग के लिए 20 मिनट्स हैं। इन 20 मिनट्स में आपने क्या करना है कि 20 मिनट्स के अंदर आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है। द रिपोर्ट कैन बी ऑन डिफरेंट पिक्चर्स। एक पिक्चर्स आपके सामने, वो एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, इट कैन बी टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी अ लाइफ साइकिल, इट कैन बी व्हाट वी कॉल अ प्रोसेस, ठीक है, अ रैंडम पिक्चर। कोई भी इस तरह की पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट होती है और आपने उसको जस्ट वहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। रिमेंबर वन थिंग, नो रीजनिंग, नो पर्सनल आर्गूमेंट्स, नो लॉजिकल आर्गूमेंट्स, ठीक है, नो डिफेंस, नो प्रॉपर कंक्लूजन जिसको हम कहें, ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर नहीं होता। नाउ आपने जब रिपोर्ट राइटिंग में आपके पास वर्ड लिमिट है मिनिमम 150, आप इसको 150, 60, 70 तक लिख लीजिए, दैट्स स्टैंडर्ड, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं कि आपने इसको 200, 250 वर्ड्स पे लेके जाना है। ये बहुत अच्छी है कि अगर आप इसको विद इन वर्ड लिमिट इसको राइट डाउन करते हैं। नाउ आपका जो टास्क 1 है उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है रिपोर्ट का वो क्या बनेगा? दैट इज ऑलवेज द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड योर बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपने कैसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं टिप देता हूं जिससे आप बहुत अच्छा एक अपना इंट्रोडक्शन जो है वो लिख सकते हैं। सो नंबर 1, अगर आपका पहला सेंटेंस जो है वो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही रिफ्रेश करके वहां पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, वहां पे उन्होंने कोई भी वर्ड्स यूज किए हैं, द चार्ट शोज पॉपुलेशन रेट ऑफ पाकिस्तान इन द टाइम पीरियड 2000 to 2005, या इस तरह की कोई स्टेटमेंट अगर है तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब वो जो चार्ट आपके सामने शो किया, अगर वो लाइन ग्राफ है, वो बार ग्राफ है, वो टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई भी है, तो आप उसको बाकायदा उसका नेम के साथ भी कह सकते हैं। द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेट्स इज़ अ वेरी गुड वर्ड, आप वो यूज़ करके, सो द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स, और उसके बाद आप कहेंगे द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब वहाँ पे उन्होंने कहा था द पॉपुलेशन रेट, आप इसको कह सकते हैं द ग्रोइंग पॉपुलेशन में, थोड़ा सा आपने इसको रिफ्रेश करना है। सो द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान बिटवीन, अब उन्होंने कहा था इन द टाइम पीरियड, आप कह लीजिए बिटवीन और इन द गिवन टाइम पीरियड्स फ्रॉम 2000 to 2005, आपका पहला सेंटेंस बनेगा। उसके बाद आपका जो दूसरा सेंटेंस है, गिव एन ओवरऑल ट्रेंड। मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर दूं कि जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करने लगे, रिपोर्ट राइटिंग से पहले आपके सामने जो रिपोर्ट प्रेजेंट होती है, इफ़ यू हैव अ लेड पेंसिल, आई रिकमेंड यू कि आप इसको लेड पेंसिल के साथ ही अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज ऑफ इफ़ यू कमिट एनी मिस्टेक्स आप उसको रेज कर सकते हैं और फिर आप उसको उसकी जगह पे करेक्ट वर्ड लिख सकते हैं। सो आपने उस रिपोर्ट के ऊपर उसके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल, डॉटेड लाइन से आप लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको एक चेंज फील होती है, ट्रेंड्स मीन चेंजेस और यू कैन से मूवमेंट, आप उनको ऐसे आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जांपल, एक डॉटेड लाइन आपने लगा दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से जितनी चेंजेस आपको फील हो रही हैं, इट मीन्स कि उतने ही नंबर ऑफ ट्रेंड्स हैं, उतने ही चेंजेस हैं, उतने ही मूवमेंट्स हैं उस रिपोर्ट के अंदर। जितनी मूवमेंट्स, जितने ट्रेंड्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, इट मीन्स कि उतने ही नंबर ऑफ सेंटेंसेस आपकी रिपोर्ट के बॉडी पैराग्राफ के अंदर आएंगे। सो जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अब आपने एक चीज देखनी है कि रिपोर्ट में आपको ओवरऑल ट्रेंड क्या नजर आ रहा है। मीन उसके अंदर इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, डिक्रीजिंग है, फ्लक्चुएशन है, तो आप कह सकते हैं एज एन ओवरऑल ट्रेंड इट इज क्लियर और इट इज शोन, इट शोज इन द ग्राफ
और द ग्राफ शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड आउट द टाइम पीरियड विद माइनर फ्लक्चुएशन इन द मिडल। अब ये कह सकते हैं अगर मिडल में कहीं उसके अंदर माइनर फ्लक्चुएशंस है। इस तरह से आप अपनी जो रिपोर्ट है उसका स्टार्टअप ले सकते हैं। उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ के अंदर आइए और डायरेक्टली स्टार्ट करें। रिमेंबर इसके अंदर आप कोई पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ नहीं करते, लाइक नो यूज़ ऑफ ही और शी और दे और यू, ठीक है। इस तरह की प्रोनाउंस आप यूज़ नॉर्मली नहीं करते। सो डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए कि इन 2000 और 2000 के बाद फिर आप उसमें जो भी आपकी वैल्यूज़ वहाँ पे गिवन है उनको वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ओके, वन मोर थिंग, आपने माइनर और माइक्रो जो डिटेल है उसको आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, अदरवाइज आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगी। सो मैक्रो जो डिटेल है उसमें मेजर डिटेल है, मेजर इंफॉर्मेशन है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, अब कंपैरिजन, आपकी रिपोर्ट एक ही है, उसमें ईयर्स हैं 2000 to 2005, तो इसमें कंपैरिजन ईयर्स का बनेगा कि एक ईयर में, एक साल में आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन किस रेशो के साथ इंक्रीज हुई, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप होंगे एज कंपेयर टू 2000 इन विच द पॉपुलेशन डिक्रीज, इंक्रीज, वट एवर जो भी आपको वहाँ पे ट्रेंड गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंगली इसको लिखेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपने ट्रेंड्स जो हैं वो आपने वहाँ पे ज़रूर आइडेंटिफाई करने हैं। आपके पास डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। अब वो मूवमेंट्स कौन सी हैं? इंक्रीजिंग मूवमेंट है, या आप कह सकती है यूनिफॉर्म है, या फिर डिक्रीजिंग है। अब इसके अंदर भी जब आप इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज में शार्प इंक्रीज भी हो सकता है, मॉडरेट इंक्रीज भी हो सकता है, और स्लो इंक्रीज भी हो सकता है। और सेम इज द केस विद द डिक्रीजिंग के सेंस कि आपका डिक्रीज हो सकता है तो वो बहुत शार्प भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज, ठीक है, और शार्प और मॉडरेट किस्म का कंसिडरेबल आपके पास डिक्रीज भी हो सकता है, या फिर माइनर डिक्रीज भी हो सकता है, और यूनिफॉर्म ट्रेंड भी आपका हो सकता है। सो आपने इसके लिए टेक्निकल वोकेबलरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं द रेशो इंक्रीजेज। अब आपने इंक्रीजेज मीन के वर्ब पहले यूज़ किया तो उसके बाद आप इसको एडवर्ब, यानी कि ये टेक्निकल वोकेबलरी के फॉर्म में एडवर्ब्स यूज़ कीजिए। द पॉपुलेशन इंक्रीजेज ड्रामेटिकली, शार्पली, सडनली, इंसिडेंटली, और वट एवर जो भी आपने वर्ड यूज़ करना है आप उसको वहाँ पे यूज़ कर लीजिए। उसके बाद फिर आपने बताना है अगर वो इंक्रीज़ हुआ है तो आप इंक्रीज एंड रीचेस अप टू सर्टन लेवल, और अगर वो डिक्रीज हुआ है तो आप कहेंगे एंड डिक्रीज टू सर्टन लेवल, फॉर एग्जांपल XYZ जो भी होगा। इस तरह से आपने अपने जो रिपोर्ट का बॉडी पैराग्राफ है उसके अंदर आपने ये सारी की सारी जो मूवमेंट्स हैं जो आपने पहले आइडेंटिफाई की थी उनको आप एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो आप इसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस बॉडी पैराग्राफ को भी अगर आप एंड पे जाके इसी को वाइंड अप करना चाहें तो इस पर भी वाइंड अप कर सकते हैं। देयर इज़ नो नेसेसरी कि आपने उसका कंक्लूडिंग पार्ट लाजमी लिखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन स्टूडेंट पूछते हैं कि सर रिपोर्ट प्रेजेंट में लिखनी चाहिए या पास्ट में लिखनी चाहिए। रिमेंबर, आप रिपोर्ट प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, पास्ट में भी लिख सकते हैं, बट कीप वन थिंग इन माइंड कि आप जो भी टेंस चूज करें सो फिर यूनिफॉर्मिटी के साथ आप उसको चूज करें, उसमें प्रेजेंट में लिखें या पास्ट में लिखें, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन लेके आएँ। और वेरिएशन आपकी आती है कि अगर आपने एक सेंटेंस एक्टिव में लिखा है तो आप पैसिव वॉइस में रिपोर्ट लिखिए। पैसिव वॉइस में रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लिखी जाती है। सो आप उसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल इज, आर, एम ये फॉर्म्स अगर यूज़ करते हैं तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आपकी आएगी। गॉट इट? सो इन दिस वे अगर आप इस अपनी रिपोर्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको रिपोर्ट के अंदर आपको कोई डाटा मिस होगा या आपको कोई डिफिकल्टी आएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि आपका, अच्छा रिमेंबर एक और चीज़ बिफोर मूविंग टू टास्क 2, आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि टास्क 1 की रिक्वायरमेंट्स है 20 मिनट्स और उसमें 150 वर्ड्स है। टास्क 2 की रिक्वायरमेंट्स है 40 मिनट्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स जो वर्ड की है वो 250 वर्ड्स है। अब स्टूडेंट समटाइम इसमें डिस्टिंक्शन नहीं करते, आप इक्वली टास्क 1 को भी उतना टाइम दे देते हैं और टास्क 2 को भी। तो याद रखिए कि जिसकी वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जिसकी वेटेज कम है उसको कम टाइम दीजिए, ठीक है। टास्क 2 के अंदर आपका इनोवेटिव पार्ट होता है जिसमें आपकी इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी उसको मेजर किया जाता है। सो जब हम टास्क 2 की तरफ बढ़ते हैं नॉर्मली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं
आपके पास वो ऐसे होता है बेसिकली आपका टास्क 2, और इसमें जो ज़्यादा कॉमन एसेस हैं वो आर्गुमेंटेटिव है, जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके पास एक असेसमेंट क्राइटेरिया है, उसको आपने माइंड में रखना है। सो देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रक्चर लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 to 4 पैराग्राफ्स, 3 to 4 सेंटेंसेस, सॉरी। अब 3 to 4 सेंटेंसेस में आपने अपनी जो इंट्रोडक्शन है इसको कैसे लिखना है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जनरल स्टेटमेंट। अब जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप टूवर्ड्स स्पेसिफिक आइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल बिलीव दैट टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस द टीचर विद टाइम, डू यू एग्री और डिसएग्री। एक स्टेटमेंट ये आपके सामने आई। अब अगर आप इसी स्टेटमेंट को लेके इसके ऊपर ऐसे लिखना चाहते हैं तो जनरल स्टेटमेंट क्या बनेगी, लाइक टेक्नोलॉजी हैज बीन ट्रिमेंडसली यूजिंग इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक हो गया, ये आपका एक स्टेटमेंट आ जाएगी जनरल। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट हैज बीन यूजिंग इन द एजुकेशनल फील्ड टू मेक द लर्निंग इफेक्टिव एंड ईजी। ठीक है, और कंफर्टेबल। ये आपका दूसरा सेंटेंस था जो आपने स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी। उसके बाद आपका जो थर्ड सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड अ थीसिस स्टेटमेंट, द मेन पार्ट ऑफ द एसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा एसे बेस करता है। अब थीसिस स्टेटमेंट जो आपने अपने टाइम की डिवीजन की थी, मैं आपको बताता हूँ कि टाइम की डिवीजन आप कैसे करें। 40 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स में से 10 मिनट्स आप स्पेयर करके रख दीजिए कि आपके पास 10 मिनट्स नहीं है, यू हैव ओनली 30 मिनट्स। ये 10 मिनट्स आप प्रूफ रीडिंग के लिए रखिए। प्रूफ रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, बिकॉज प्रूफ रीडिंग के अंदर आप जब खुद से प्रूफ रीड करते हैं तो 0.5 से लेकर 1 बैंड्स तक, इवन समटाइम 1.5 बैंड्स तक भी अपना स्कोर आप इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट प्रूफ रीडिंग इज, सो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जब आपने अपना ऐसे स्टार्ट करने हैं, उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। अब जब आपने 30 मिनट्स की डिवीजन करनी है तो 5 मिनट्स आप स्पेयर कीजिए स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में और ब्रेनस्टॉर्म यानी कि आइडियाज़ बिल्डअप करने में। आप जो आउटलाइंस बनाते हैं उसके लिए, तो वो आप पहले आउटलाइंस बना लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 2-3 पॉइंट्स वहाँ पे बना लीजिए, और उसके बाद जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो अब थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, जो पॉइंट्स, जो आउटलाइंस आपने बनाई हैं उन्हीं पॉइंट्स की मदद से आपकी थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कैसे थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाएगी। आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, या जो भी आपने डिसाइड किया कि एग्री विद द स्टेटमेंट या आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, इससे आप स्टार्ट कीजिए। पहला जनरल स्टेटमेंट, फिर आपकी स्पेसिफिक, फिर आपने कहा थीसिस स्टेटमेंट के लिए कि आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट एंड आई विल एनालाइज इन दिस एसे दैट हाउ। अब वो जो 3 पॉइंट्स आपने बनाए थे, एक और जो स्टूडेंट मेरे से अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पास आइडियाज़ ही नहीं होते, हम ऐसे कैसे लिखें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपके पास सिर्फ 3 आइडियाज़ भी हों तो आप 250 वर्ड्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे स्टैंड कर सकते हैं। तो अभी उसी के ऊपर हम बात करते हैं कैसे वो बनेगा। तो अब आपने वो 2-3 पॉइंट्स बनाए थे। सो आई विल एनालाइज इन दिस एसे दैट हाउ अ टीचर अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द स्टूडेंट, हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, एंड फाइनली हाउ टू डू द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर फ्यूचर। ये आपने 3 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल बनाए थे, इसी के ऊपर आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख दी। याद रखिए, अगर एग्जामिनर आपकी सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ ले तो आपके ऐसे का उसको आइडिया होना चाहिए कि इस बच्चे ने, इस कैंडिडेट ने इस ऐसे के अंदर क्या किया है। सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ के ऊपर आइए। बॉडी पैराग्राफ में स्पोर्टिंग पैराग्राफ 1, स्पोर्टिंग पैराग्राफ 2, स्पोर्टिंग पैराग्राफ 3 डिपेंड्स। ठीक है, अब आपने जब बॉडी पैराग्राफ लिखना है तो सिंगल बॉडी पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 सेंटेंसेस। अब उसमें जो पहला सेंटेंस है इसमें 4 to 5 सेक्शंस, जब भी मैं कहूँ आप समझिएगा 4 to 5 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस टॉपिक और आइडिया। अब वो आइडिया क्या था, वो जो मैंने आउटलाइंस बनाई थी, वो जो मैंने पहला आइडिया वहाँ पे, फॉर एग्जांपल टीचर कैटर द नीड ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने एक आइडिया जनरेट किया था और उसको फिर आपने वहाँ पे कन्वर्ट करना है सेंटेंस में। ठीक है, इस आइडिया को, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा आइडिया या टॉपिक के बाद वो एग्जांपल होगी, यानी कि स्पोर्टिंग डिटेल आप देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ a teacher teaches any topic and students are unable to understand that, so students may ask from the teacher and the teacher is one who can re-explain the topic. So in this way student can better understand. ठीक है, अब आपने एग्जाम्पल दी कि अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हैं और टीचर उसको एक्सप्लेन कर सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बाद आपका थर्ड सेंटेंस आएगा एंड दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल डिस्कशन,
क्रिटिकल पार्ट होता है, क्रिटिकल एवेल्यूएशन होती है, ठीक है। ये बेसिकली हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन होता है कि आपने उस सारी सिचुएशन और स्टैंस के ऊपर अपना क्या स्टैंस रखा है, क्या ओपिनियन है, तो आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं। सो आई थिंक that in the learning environment a real teacher is always an important part and can never be replaced। अब आप इसकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को भी साथ में मर्ज करेंगे। सो अ रियल टीचर कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय एन आर्टिफिशियल टीचर। पहले आपने टेक्नोलॉजी का था, अब आप उसको आर्टिफिशियल टीचर कह सकते हैं। सो दिस इज हाउ इजीली राइट डाउन योर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। उसके बाद आप सेकंड बॉडी पैराग्राफ लिखिए, सेम यही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अब चूंकि ये प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, आपके कॉन्टिन्यूएशन में पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इन पैराग्राफ को, जो मैंने आपको पहले कहा था, एक लेआउट भी हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ कोहेसिव डिवाइसेस आपने ऐड करनी है। सो पैराग्राफ्स को ऐड कीजिए दूसरे पैराग्राफ के साथ, और वो ऐड कैसे होंगे, आप कहिए मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, एडिशनली, सिमिलरली, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करके इस पैराग्राफ को पीछे वाले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब दोबारा आपने वही 4-5 सेक्शंस होंगे, लाइक टॉपिक, लाइक एग्जाम्पल, क्रिटिकल डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब आपने दूसरा पार्ट लेना है जो आपने पॉइंट बनाया था, फॉर एग्जांपल पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन। मोर ओवर का वर्ड यूज़ करके आपने उसको बताना है कि टीचर जो है वो आपको मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। सो इससे स्टूडेंट को इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और वो बेटर परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ आप उस पर अपना ओपिनियन देंगे। सो इन माई ओपिनियन अ रियल टीचर इज़ एन एसेट फॉर द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इट कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय अ कंप्यूटराइज टीचर। पहले आर्टिफिशियल टीचर का था, अब कंप्यूटराइज टीचर आपने कह दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन वाइंड अप दिस पैराग्राफ। अब 3 पैराग्राफ लिखने के बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पे होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा आइडियलाइज करना है कि मैं कितने वर्ड्स इस वक्त तक लिख चुका हूँ। उसके लिए बेस्ट वे है अपनी वर्ड लिमिट को काउंट करने के लिए कि आप जज कीजिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बॉडी 1 या बॉडी 2 किसी जगह से भी आप 2 लाइंस उठा लीजिए, और उन लाइंस में जितने वर्ड्स आपने लिखे हैं उनको काउंट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप एवरेज 6 वर्ड्स जो है एक लाइन में लिख रहे हैं, अब उन वर्ड्स को नंबर ऑफ लाइन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास एक रफ फिगर आ जाएगा कि आप इतने वर्ड्स लिख चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप 3 पैराग्राफ्स कंप्लीट करने के बाद 170 वर्ड्स लिख चुके हैं। इट मीन्स कि आपको 250 तक जाना है। आई शुड राइट 1 मोर पैराग्राफ। अच्छा, अगर आपने 130 तक लिखे हैं, इसका मतलब है अभी मजीद मुझे 100 ऑलमोस्ट 120-130 और लिखने हैं, तो उसके लिए फिर आप एक मजीद जो पैराग्राफ है वो 2 पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। गॉट इट? सो इट डिपेंड्स कि मैंने इसलिए कहा कि यहाँ पे होल्ड करें और अपनी वर्ड लिमिट को काउंट कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए कि मुझे एक और बॉडी पैराग्राफ ऐड करना चाहिए या 2 बॉडी पैराग्राफ्स ऐड करने चाहिए। ओके, उसके बाद फिर आप जब कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो बिफोर कंक्लूजन इफ यू आर राइटिंग डाउन एन आर्गुमेंटेटिव एसे, उस आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर आपने ये एक पैराग्राफ लाजमी लिखना है। बिफोर कंक्लूजन ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे आपकी एक न्यूट्रल अप्रोच एग्जामिनर के सामने जाएगी। इसको हम कहते हैं कंसिडरिंग द ओपोनेंट। अभी हम चूंकि टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट लिख रहे थे, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रास्टिंग वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे हाउएवर, व्हेयरएज, ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, और उसके बाद फिर आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, चूँकि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इससे हम हेल्प ले सकते हैं व्हेनेवर वी नीड। इस तरह से आप थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख के देन कम टू कंक्लूजन, और उसमें फिर आपके 4 अगेन सेक्शंस होंगे, मींस के समरी, देन रीस्टेटमेंट ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट, देन रिकमेंडेशन एंड सजेशंस। इस तरह से आप अपने ऐसे को वाइंड अप करके एक और बात माइंड में रखिए, कंक्लूजन इज़ नॉट समथिंग न्यू। बहुत सारे स्टूडेंट कंक्लूजन को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ उसमें डाल देते हैं। सो इट्स रॉन्ग। आपका जो कंक्लूजन है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स में आपने जो डिटेल वहाँ पे मेंशन की है, उसी डिटेल की बेस पे आपने क्रक्स निकाल के वहाँ पे अपना ऐसे जो है वो वाइंड अप करना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट डाउन योर ऐसे। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, यू विल गेट वेरी गुड स्कोर इन योर आइल्स। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, एंड दैट इज़ कॉल्ड द लिसनिंग मॉड्यूल। अब लिसनिंग और रीडिंग आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है।
लिसनिंग में हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं, 10 मिनट्स मिलते हैं आपको लास्ट में जो आपने अपने आंसर कन्वर्ट करने होते हैं आंसर शीट के ऊपर। रिमेंबर, ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ अगर आप पेपर बेस्ड आइल्स में अपीयर होते हैं। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में अपीयर होते हैं तो फिर आपने आंसर वहीं पे लिखने होते हैं एंड देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसफ़र योर आंसर ऑन द आंसर शीट अगेन। बट ऑन पेपर बेस्ड आपको आखिर में 10 मिनट्स मिलते हैं और आपने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने होते हैं। नाउ इन लिसनिंग देयर आर 4 सेक्शंस। आप इनको पार्ट्स भी कह सकते हैं, आप इनको सेक्शंस भी कह सकते हैं। सो इन ईच सेक्शन लिसनिंग में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास मैचिंग भी है, मैप्स भी हैं, MCQs, completion of form, completion of table, completion of application, summary completion, sentence completion, इस तरह के जो आपके पास क्वेश्चन टाइप्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो हमारे पास जो सेक्शंस हैं हर सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे। फ्रॉम सेक्शन 1 आपके पास 1 to 10 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन 1 इज बेस्ड ऑन सोशल कंटेंट, सोशल नीड, सोशल कंटेंट। नॉर्मली 2 persons विल बी कम्युनिकेटिंग इन द फर्स्ट पार्ट। आपके फर्स्ट सेक्शन के अंदर 2 लोग आपस में कन्वर्सेट और कम्युनिकेट करते हैं और ये 2 लोग जो हैं इनकी जो डिस्कशन होती है आपस में जो डायलॉग्स होते हैं वो सोशल कंटेंट के ऊपर या सोशल नीड्स के ऊपर या इस तरह के जो डाटा होता है इसके ऊपर होते हैं। और ये टेलीफोनिक भी हो सकती है, ये फेस टू फेस भी हो सकती है। नॉर्मली आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपकी ब्लैंक्स के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक है। आपकी फॉर्म कंप्लीशन हो सकती है, एप्लीकेशन कंप्लीशन हो सकती है, आपका टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो इस तरह का होता है और ये नॉर्मली बहुत इजी पार्ट होता है, यू कैन इजीली हैंडल दैट वन। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपके पास मोनोलॉग है, इसमें भी आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं 11 to 20 और मोनोमीन 1। अब इसमें कोई एक पर्सन कोई भी मैसेज आप तक डिलीवर करता है, अगेन द मैसेज इज बेस्ड ऑन सोशल कंटेंट, सोशल नीड्स, सोशल इश्यूज, सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसमें कोई जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, इस टाइप का कोई मैसेज होता है। नॉर्मली इस सेकंड पार्ट के अंदर आपके या तो MCQs होते हैं या मैचिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है। MCQ सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली आप अपने पार्ट 2 के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 और सेक्शन 3 इसमें आपके पास अगेन कॉन्वर्सेशन होती है, डायलॉग्स होते हैं, बट इसमें अब 3 से 4 लोग आपस में डायलॉग्स कर रहे होते हैं, आपस में कॉन्वर्सेट कर रहे होते हैं। और ये जो थर्ड पार्ट है इनके डायलॉग्स बेस्ड करते हैं आपके एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर। लाइक लेट्स सपोज के 2 स्टूडेंट हैं और टीचर हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग देयर रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन और जैसे हम म्यूचुअल ग्रुप स्टडी करते हैं। सो ये कोई भी सब्जेक्ट, उसका कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर ये डिस्कशन हो सकती है। सो इस तरह की डिस्कशन होती है। नॉर्मली दिस थर्ड पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि इसमें 3 to 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एंड द पार्टिसिपेंट्स कैन बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, उनका एक्सेंट वेरी कर सकता है। सो आप समटाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पार्टिसिपेंट्स का जो मैसेज है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, उससे मुझे अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो दैट्स वाई समटाइम इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिकी। उसके बाद आपका लास्ट सेक्शन, लास्ट पार्ट है, इसमें अगेन 10 क्वेश्चन है 31 to 40 और ये भी एजुकेशनल नीड्स के ऊपर होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैसे किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई पेपर प्रेजेंट किया जा रहा होता है और किसी ट्रेनिंग सेशन के अंदर कोई ट्रेनिंग दी जा रही होती है या किसी भी सेमिनार में कोई लेक्चर दिया जा रहा हो, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लेक्चर दिया जा रहा हो। सो अ लेक्चरर कैन बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और ये किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर, इसको भी हम मोनोलॉग कहते हैं। और नॉर्मली ये जो आपका लास्ट पार्ट होता है ये भी आपका ब्लैंक्स के ऊपर बेस करता है, सेंटेंस कंप्लीशन या समरी कंप्लीशन। ये आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न है इस तरह का उसमें आ रहा है। सो ये आपका एक ओवरव्यू है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर मैं कुछ टिप्स शेयर करके देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 7 बैंड्स इन आइल्स और आइल्स लिस्टिंग में अगर आप 7 बैंड्स को देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट करते हैं और आप कोई से 2 सेक्शन चूज़ कर लेते हैं कि इन 2 सेक्शन में तो मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर लेना है। फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 4, इन दोनों में चूंकि ब्लैंक्स होती हैं, नॉर्मली स्टूडेंट फील कंफर्टेबल इन ब्लैंक्स,
सो अगर आप इन दो सेक्शन को टारगेट कर लें कि इन दो में 20 में से 20 आउट ऑफ 20 और 19 आउट ऑफ 20 स्कोर मैं गेन करूंगा, तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट कि आप अपना 7 बैंड्स अचीव कर सकते हैं। बिकॉज अगर सेकेंड और थर्ड सेक्शन में जहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, आपकी 5 में 6 भी हो जाए, 5 आउट ऑफ 10 सेक्शन 2 में और 5 आउट ऑफ 10 सेक्शन 3 में भी अगर आपकी मिस्टेक्स हों, तो फिर भी आपका स्कोर 30 आउट ऑफ 40 बन जाएगा। एंड इट मीन्स के 30 मीन्स 7 बैंड्स आपके इसमें आइल्स में बनते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज एंड यू कैन इजीली डू योर प्रैक्टिस। अब आपने करना ये है कि इसमें कुछ टिप्स हैं, लाइक जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ब्लैंक से रिलेटेड, MCQ से रिलेटेड, इट इज़ ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट, उसको स्ट्रेस्ड आउट किया जाता है, उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके बोला जाता है। तो एक तो आप उस हवाले से बहुत केयरफुल कॉन्शियस हो सकते हैं कि ये वर्ड स्ट्रेस आउट हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा एम्फोसाइज किएगा, दिस इज़ द की वर्ड। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लैंक से रिलेटेड ऐसी होती है जिसको वो नॉर्मली स्पेल आउट करते हैं, लाइक नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, एड्रेस, ID कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, टिकट नंबर, फ्लाइट नंबर, और इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, उसको नॉर्मली वो क्या करते हैं, उसको स्पेल आउट करते हैं। सो आप स्पेलिंग वर्ड्स को इजीली आप गेट कर सकते हैं और वहाँ पे ये आपके कंफर्म्ड आंसर हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। हाँ, एक कन्फ्यूजन है, इसको माइंड में रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जो इनके एक्सेंट में समटाइम दे डू नॉट प्रोनाउंस ज़ीरो की जगह पे ये ओ बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टेलीफोन नंबर बताना है तो मैं कहूँगा 03450462। अब ओ का मतलब है ज़ीरो, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ज़ीरो बोल रहे हैं या ओ बोल रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंगली बहुत कॉन्शियस रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंगली आप कंफ्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास इंस्ट्रक्शंस में अक्सर गिवन होता है कि नो मोर देन 1 वर्ड, नो मोर देन 2 वर्ड्स। तो अगर कहीं पे आप कंफ्यूज हैं कि आपका आंसर जो है 1 वर्ड बेस्ड है या 2 वर्ड्स बेस्ड है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ऑन स्पॉट तो आप पेपर पे लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको वर्ड समझ आया कंप्यूटर, आपको वर्ड समझ आया बुक, आप लिख लीजिए। बट वंस यू ट्रांसफर योर आंसर ऑन द आंसर शीट, अब आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जहां पे आपने कंप्यूटर लिखा तो कंप्यूटर लिख के उसके आगे आप छोटी सी ब्रैकेट लगाएं, उसके अंदर एस लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दें, कंप्यूटर्स। अब अगर वो एस रिक्वायर्ड होगा तो वो कंसिडर हो जाएगा, अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होगा तो वो कंसिडर नहीं होगा। इन बोथ द केसेस आपकी सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक नहीं होगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डेट जब भी लिखें उसके साथ TH जरूर यूज कीजिए, और राइट द नंबर्स इन न्यूमेरिक फॉर्म, नॉट इन वर्ड्स। लाइक 52 उन्होंने कहा था तो इसको 52 लिखिए, FIFTY और TWO2, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। एक और स्टूडेंट बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वेदर वी नीड टू राइट डाउन द आंसर्स विद कैपिटल लेटर्स और विद स्मॉल लेटर्स। इट डजंट मैटर, अगर आप स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट कैपिटल लेटर लिख लीजिए, बाकी सारे स्मॉल लिख दीजिए आंसर शीट के ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप जो लिखते हैं वो समझ नहीं आता, तो फिर आई मस्ट रिकमेंड कि आप उनको कैपिटल्स के साथ लिख दीजिए ताकि आपके आंसर्स जो है वो इजीली समझ आ सके। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखना है। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल योर लिसनिंग मॉड्यूल। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, दैट इज कॉल्ड डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। डबल नेगेटिव है क्या कि अक्सर एक सेंटेंस के अंदर ये 2 दफा नेगेटिव सेंस यूज करते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट डू नथिंग, अब इसमें मैंने डिड नॉट भी यूज किया, नथिंग भी यूज किया। कॉमनली हम इसका जो मीनिंग लेते हैं उसका ये मतलब बनता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बट एक्चुअली इसका मतलब ये है कि बेसिकली मैंने कुछ किया, मतलब मैं फ्री नहीं रहा, मैं वेला नहीं रहा, मैंने कुछ किया। सो आई डिड समथिंग। सो इसमें होता ये है कि वो आपके जो फिलिंग द ब्लैंक होती है उससे पहले कोई नेगेटिव वर्ड यूज कर देते हैं, नॉट, नो, नेवर, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, हैव नॉट, इस तरह के वर्ड यूज कर देते हैं। और जो आपके ब्लैंक के अंदर आपका आंसर वर्ड होता है उसके साथ भी कोई नेगेटिव वर्ड्स वो ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नो कंप्यूटर्स और नो शिप्स और नो अपॉर्चुनिटीज। अब अगर आप पहले भी नो लिखा हुआ है और दोबारा आप नो अपॉर्चुनिटीज लिख देंगे तो देन इट वुड बिकम अ मिस्टेक। तो आप इस डबल नेगेटिव कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली आपने लिखना है। सो अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फिर आपकी स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके MCQs हैं, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बनाई है कि आपने लिसनिंग MCQs को कैसे हैंडल करना है। फिर मैप्स के लिए डिफरेंट
डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं लाइक फॉलो द डायरेक्शंस, आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। और उसके बाद फिर आप अगर डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं लाइक मैचिंग वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है कि आपने मैचिंग वाले क्वेश्चन को किस तरह करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली हैंडल योर लिसनिंग मॉड्यूल। और लिसनिंग की प्रैक्टिस का बेस्ट मैं आपको तरीका बताता हूं। एक तो जो स्टूडेंट अपना कंप्यूटर बेस्ड आइल्स देना चाह रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टाइमिंग का डिफरेंस है। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स देते हैं आपका 1 to 2 डेज में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। उसमें अगर आपके कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं यू शुड गो फॉर कंप्यूटर आइल्स, और अगर आपके कंप्यूटर स्किल्स अच्छे नहीं है तो यू शुड गो फॉर पेपर बेस्ड आइल्स। अब जो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स करना चाहते हैं जस्ट कॉन्टेक्ट मी, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने किस वेबसाइट के थ्रू जाके उसकी प्रैक्टिस करनी है कि जो बिल्कुल आपको एक्यूरेट वहाँ पे सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप इजीली उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन कि अपने राइटिंग के असेसमेंट कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग के असेसमेंट कर सकते हैं। सो आप बहुत इजीली पूरे ब्रिटिश काउंसिल के पैटर्न पे ही अपने कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप पेपर बेस्ड करना चाहें तो आपके पास सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट आई मस्ट रिकमेंड कि आप बुक नंबर 10 ऑनवर्ड 11 ऑनवर्ड ले लीजिए बुक, और ये 3-4 बुक्स अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यू कैन इजीली हैव अ ग्रिप ऑन लिसनिंग मॉड्यूल। इसमें एक जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लिसनिंग को फॉर एग्जांपल डिसाइड करते हैं, अब आपने इसको स्टार्ट कर दिया, आप लिसनिंग के क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आपने एमसीक्यूज को लर्न किया, उसकी टेक्निक्स को लर्न किया, उसकी स्ट्रेटजीज को लर्न किया, तो अब उसके बाद आप 4, 5, 6 बुक के सिर्फ एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिए। एमसीक्यूज इवन जो वेबसाइट में आपको बताऊंगा उसके अंदर भी आप इजीली उस वेबसाइट के ऊपर जाके अपने सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपको उस क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप हो जाती है। फिर आप दूसरे क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर जाइए, फॉर एग्जांपल मैचिंग के ऊपर, फिर मैप्स के ऊपर। जब मैप्स करें तो फिर सारे मैप्स करें, ठीक है। फिर आपने मैचिंग की तो फिर सारे मैचिंग करें एक ही दफा में, एक दिन पूरा मैचिंग पे लगाइए। सो दिस इज हाउ कि आप अपनी लिसनिंग की बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल हैव अ चांस टू गेट वेरी गुड स्कोर। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट, और हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड द रीडिंग मॉड्यूल, द डिफिकल्ट वन। स्टूडेंट ऑलवेज फेस डिफिकल्टीज। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर बहुत चैलेंजिंग है, टाइम मैनेज नहीं होता। रीडिंग इज बेसिकली चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इसको इफेक्टिवली टाइम को मैनेज कर लें देन यू वॉन्ट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। रीडिंग में 60 मिनट्स होते हैं, देयर आर 3 लॉन्ग पैसेजेस। ये मैं एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली जनरल आइल्स की बात करते हैं तो उसमें रीडिंग पैसेजेस की जगह पे सेक्शंस लिखे होते हैं, ठीक है। और वो सेक्शंस भी फर्स्ट 2 वाले जो होते हैं वो डिवाइड हुए होते हैं, और लास्ट वाला जो होता है आपका वो आपके एकेडमिक रीडिंग पैसेजेस की तरह ही होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। सो मिनिमम एक पैसेज के एंड पे 12 क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैक्सिमम 14 हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक पैसेज के एंड पे 12 क्वेश्चन है तो नेक्स्ट 2 पैसेजेस में आपके 14 क्वेश्चंस होंगे। द क्वेश्चंस आर लाइक एमसीक्यूज, मैचिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग, ट्रू फॉल्स, yes no not given, short answer question, filling the blanks, process sometime, डायग्राम होती है उसको लेबलिंग करनी होती है, उसके ऊपर आपने कुछ वर्ड्स समटाइम लिखने। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड। अब आप एक बात माइंड में रखिएगा कि अगर आप पेपर बेस्ड आइल्स दे रहे हैं तो आपके पास टाइम स्पेयर नहीं होता कि आपने आंसर शीट के ऊपर आंसर ट्रांसफर करने हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनिशियली ही ये डिसाइड कीजिए कि यू डोंट हैव 60 मिनट्स। आप ये डिसाइड कीजिए कि यू हैव 17 मिनट्स फॉर ईच पैसेज। 17 एंड 17 इक्वल टू 51। अब अगर 51 मिनट्स को आप मैनेज कर लीजिए तो आपके 9 मिनट्स स्पेयर होते हैं जो कि आप अपने आंसर को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू कि आपको एंड पे लिसनिंग की तरह टाइम नहीं मिलता कि आप अपने आंसर को ट्रांसफर कर सके। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज। अब हम रीडिंग की बात करते हैं, इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहले तो आप उन रीडिंग स्ट्रैटेजीज को लाइक ओवरव्यूइंग स्ट्रैटेजी है, देयर इज प्रेडिक्शन स्ट्रैटेजी, देयर इज स्किमिंग, देयर इज स्कैनिंग, रेफरेंसिंग, इन्फर मीनिंग, ओके, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बियॉन्ड द लाइन्स, सो मेनी टेक्निक्स दैट यू कैन यूज। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि मुझे किस पैसेज से अपना रीडिंग टेस्ट स्टार्ट करना है। ऑल दीज पैसेजेस आर नॉट इंटरलिंक्ड, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। जिस पैसेज के एंड पे 12 क्वेश्चंस हैं वो 12 के 12 आंसर्स आपको उसी पैसेज में से मिलेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि उसका आंसर आपको किसी दूसरे पैसेज में से मिलेगा। सो अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो डिसाइड करने के बाद अब डिसाइड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप
ओवरव्यूइंग स्ट्रैटेजी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि आप नॉर्मली हमारे जो पैसेजेस होते हैं उनके स्टार्ट पे आपको हेडिंग दी गई होती है। सो आप हेडिंग पढ़ लीजिए, अगर हेडिंग नहीं है सब हेडिंग पढ़ लीजिए, अगर सब हेडिंग भी नहीं है तो इवन यू कैन रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ एवरी पैसेज। मैं पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा, एवरी पैसेज उनकी हेडिंग या फिर सब हेडिंग और या फिर फर्स्ट 2 लाइन्स, उससे आपको आइडिया होता है कि ये पैसेज किससे रिलेटेड है। सो जो पैसेज आपसे एसोसिएटेड हो आप सबसे पहले वहां से स्टार्ट करें। रीडिंग पैसेजेस का मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रीडिंग पैसेजेस का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इस चीज पे बेस नहीं करता कि उसके अंदर कंटेंट कितना डिफिकल्ट है। जो पैसेज आपसे फैमिलियर नहीं होता, आपसे एसोसिएटेड नहीं होता, वो आपके लिए डिफिकल्ट है। जिससे रिलेटेड आपके पास कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, कुछ प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन हो, आपके लिए वो पैसेज जो है वो इजी है, वेदर इट शुड बी 1, 2 और 3। सो आप किसी से भी अपना पैसेज, अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो वंस यू डिसाइड, 30 सेकंड लगाएं सिर्फ, उसमें डिसाइड करें और फिर उस पैसेज को जिसको आपने डिसाइड कर लिया डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन। उसके एंड पे जाके 2.5 मिनट to 3 मिनट्स में उसकी क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए और उसमें जब क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहे हो तो आप कंटेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए क्विकली, ताकि आपको ये पता चल सके कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर और हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, ताकि ये आपको आइडेंटिफिकेशन हो कि मेरे पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसके एंड पे गिवन है। उसके बाद जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, नाउ डायरेक्टली गो टू द पैसेज, स्टार्ट रीडिंग द पैसेज बाय अप्लाइंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग स्ट्रेटेजी। उसके लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लाइक कोई नंबर है, कोई टाइम पीरियड है, कोई एड्रेस है, कोई मेडिसिन नेम है, कोई पर्सन नेम है, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स है, कोई आपके पास कॉमास के अंदर डाटा लिखा है, कोई ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, कोई इटैलिक फॉर्म में लिखा है, ये जितना भी डाटा है इस सारे डाटा को आप अंडरलाइन कर लीजिए। और फर्स्ट 2 लाइंस या फर्स्ट 2 सेंटेंसेस और लास्ट 2 सेंटेंसेस अगर आप किसी पैराग्राफ का रीडिंग करते हैं तो बहुत हद तक आपको उस पैराग्राफ का आइडिया हो जाता है कि व्हाट द राइटर हैज प्रेजेंटेड इन दिस पैराग्राफ। उससे आप एक आइडिया लें, जनरल आइडिया लें, इसको कहते हैं स्किमिंग। जब आपको जनरल आइडिया हो जाए तो देन मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाने से पहले उस पैराग्राफ को टॉप पे हेडिंग दे दीजिए। उस हेडिंग का आपको फायदा हो सकता, अपनी मर्जी से दीजिए, आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ड्स, जितने मर्जी वर्ड्स की देना चाहें। ये बेसिकली आपने अपनी आसानी के लिए देनी है कि व्हाट आई हैव रेड फ्रॉम दिस पैराग्राफ एंड देन मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। उसको इसी तरह से इसी स्ट्रेटेजी के साथ फिर 3rd, फिर 4th ऑनवर्ड 5 to 6 मिनट में आपने ये रीडिंग कंप्लीट करनी है अपने पैसेज की। अब आपके 6 मिनट ये हो गए, 3 मिनट्स आपने पहले लगाए थे, 9 मिनट्स आपके चले गए, 17 मिनट्स हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 8 मिनट्स रिमेनिंग है और 12 और 13 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। फॉर ईच क्वेश्चन यू शुड स्पेंड 25 to 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। इसी में आपने उसका आंसर फाइंड आउट करना है। अगर इससे ज़्यादा आपको टाइम लगता है तो फिर आप उसको लीव कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। सम टाइम आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं उस क्वेश्चन के आंसर की हेल्प से आपको प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर का कोई ना कोई क्लू और हिंट मिल जाता है। सो दिस इज हाउ कि आप अपनी रीडिंग को मैनेज कर सकते हैं। और जब आप एक पैसेज को कंप्लीट कर लें तो फिर उसको दूसरे पैसेज को स्टार्ट करने से पहले उसके आंसर अपनी आंसर शीट पर ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है, वो 12 क्वेश्चन है, वो 10 है, वो 9 है, जितने आपको फाइंड आउट हो गए। उसके बाद आप पैसेज 2 पे मूव कीजिए और सेम यही स्ट्रैटेजीज आपने उस पर भी अप्लाई करनी है। और उसके बाद फिर आप पैसेज 3 पे जाइए और फिर उसके आंसर ट्रांसफर कर लीजिए। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन में भी एक सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा कि आपने किस सीक्वेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी, बट लेट मी शेयर कि अगर आप एक पैसेज के एंड पे क्वेश्चन टाइप्स को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें MCQs भी हैं, उसमें ट्रू फॉल्स भी हैं, उसमें ब्लैंक्स भी हैं, तो सबसे पहले आप ब्लैंक्स को अटेम्प्ट कीजिए बिकॉज ब्लैंक्स आर कंपैरेटिवली ईजियर और उसमें वो सारी की सारी ऑलमोस्ट 99% सीक्वेंस में ही होती हैं। तो आप अगर एक ब्लैंक को फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाकी सारी ब्लैंक्स आपको इजीली फाइंड आउट हो जाती हैं। उसके बाद आप ट्रू फॉल्स को कीजिए, ट्रू फॉल्स के बाद आप येस नो नॉट गिवन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप MCQs को कीजिए, उसके बाद फिर आप मैचिंग वाले क्वेश्चंस कीजिए और लास्ट पे आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को करना है। याद रखिए, लिस्ट ऑफ हेडिंग इज द क्वेश्चन दैट इज टू टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करेंगे
तो इट विल डेफिनेटली कंज्यूम योर होल टाइम, जो कि बाकी क्वेश्चन में आपका जो मैक्सिमम स्कोर आ सकता है उसको वो गड़बड़ कर देगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, अगर जैसे मैंने आपको लिसनिंग में सजेस्ट किया था, रीडिंग में भी अगर आप अपने कोई से 2 पैसेज जो आप चूज करते हैं कि दीज पैसेज आर कंपैरेटिवली इजियर, फैमिलियर, एसोसिएटेड विद मी, और इन 2 पैसेज पे मैंने अपना पूरा फुल जोर लगा के इसमें से मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम, लाइक 26 27 क्वेश्चन है, मैं 23 24 तक इसमें से गेन करूंगा, तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट कि आप 7 बैंड्स पे जा सकते हैं। थर्ड पैसेज में अगर आपके 13 क्वेश्चंस में से आपके 6 7 भी ठीक हो गए तो आप 30 को टच करेंगे एंड इट विल बिकम 7 बैंड्स। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर रीडिंग, यू कैन मैनेज योर लिसनिंग, यू कैन मैनेज योर राइटिंग एंड यू कैन मैनेज योर स्पीकिंग मॉड्यूल। और इस तरह से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इवन के विद इन 1 आवर आप अपनी ये सारी स्ट्रैटेजीज को सुनने के बाद 1 से 2 दिन लगाइए और आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करके यू कैन इजीली गेट योर डिजायर्ड बैंड और आप इजीली उसका स्कोर अचीव कर सकते हैं। सो अगर आपको फर्दर इसके अंदर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट डोंट फील हेजिटेट, just approach me on Top 7 Language Center. I will definitely be there for help you। और मैं आपके पास डिफरेंट जो हमारे क्लासेस का स्केड्यूल है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इट कैन बी इन द मॉर्निंग, इट कैन बी इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, सो वेन एवर यू फील फिजिबल, जो भी टाइम आपको सूटेबल है। इफ़ यू आर प्रोफेशनल, इफ़ यू आर जॉबियंस, अगर आपकी रूटीन ऐसी है कि आप इवनिंग में फ्री होते हैं तो इवन देन वी हैव द स्लॉट्स अवेलेबल, ऑनलाइन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। सो जस्ट don't feel hesitate, just approach me and we will be right back to you and inshallah I will help you to get very good score. Thank you very much for your patience listening. It was a comprehensive session of IELTS. That's great. Thank you from my side.